नमस्कार साथियों, मैं गणेश शर्मा, डिप्टी कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, आप सभी के यूट्यूब चैनल एथिका एजुटेक में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, राजस्थान सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 लॉन्च की है। ये स्कीम एक ऐसी स्कीम्स है जो एक वन स्टॉप स्कीम्स का कामकाज करेगी। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स में अभी कोई कम से कम 10-12 प्रकार की राजस्थान सरकार की योजनाएं संचालित होती थी। उन योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर रिप्स 2024 के नाम से बिल्कुल सरलीकरण के साथ में प्रस्तुत किया गया है। इस योजना के बारे में मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर आप राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के बारे में बताइए। इसके बारे में आप आरएस की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये कह रहे थे कि साहब रिप्स 2024 एग्जाम्स में ज़रूर पूछी जाएगी और आरएस प्री में या जो भी एग्जाम्स होते हैं, ईओ आरओ वगैरह होते हैं, उन सब में ये पूछा जाएगा। साथ ही आरएस मेंस में ये 100 शब्दों में, 50 शब्दों में और 15 शब्दों में जरूर पूछा जाएगा। तो सर आप एक बार बताइए कि रिप्स 2024 में ऐसा क्या है जो पूरे देश में रिप्स की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। सरकार की इस स्कीम्स को एक तरीके से रामबाण के रूप में सरकार ने इसे प्रस्तुत किया है। यही नहीं साथियों, इस स्कीम्स के बारे में मुझे जो मेरे विभाग से, उद्योग और वाणिज्य विभाग से जुड़े हुए जो ऑफिसर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वो बार बार आग्रह कर रहे थे कि सर रिप्स 2024 एक बार समझा दीजिए, आपसे बढ़िया कोई नहीं समझा सकता, तो आप बताइए। इसके अलावा जो टैक्स एडवोकेट्स हैं, जो आपके चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, जो कंसल्टेंसी का कामकाज करते हैं, वो लोगों ने भी मुझसे आग्रह किया कि सर आप रिप्स के बारे में एक ओवरऑल आपको पढ़ाना है, माइन्यूटली हमें एक एक शब्दों के एक्सप्लेनेशंस के बारे में बताना है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस स्कीम्स का एक्सप्लेनेशन यूं तो वित्त विभाग करेगा, लेकिन मैं 2000 रिप्स 2003, रिप्स 2010, रिप्स 2014, रिप्स 2019, रिप्स 2022 का मैं बिल्कुल गवाह रहा हूं। मैंने ये सारी स्कीम्स देखी है। स्कीम्स देखी नहीं है साथियों, इम्प्लीमेंटेशंस भी की है। तो मुझे 3 में, 10 में, 14 में, 19 में और 22 में क्या क्या है, ये सब पता है। और ये 5 जो अभी तक रिप्स जारी हुई है, 6ठी रिप्स यूं समझिए कि एक बहुत बड़ा राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहन देने वाली स्कीम्स है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के बारे में। एक ओवरव्यू है, ये राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग का एक ब्रोशर तैयार हुआ। इस ब्रोशर के माध्यम से मैं बेसिक्स जानकारी दूंगा। जो लड़के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक चीज हो सकती है। बेसिकली ये जो स्कीम रिप्स 2024 है साथियों, रिप्स 2024 नोटिफाइड हुई है। आपकी नोटिफाइड की बात करें, नोटिफाइड तो ये 8 अक्टूबर 2024 को हुई है। कई साथियों ने तो जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं आरएस की, उन्होंने कहा कि साहब 8 अक्टूबर 2024 को ही क्यों होती है, हर जो रिप्स है वो 8 अक्टूबर 2024 को क्यों हुई है। ये एक परंपरा सी बन गई है कि जब भी कोई रिप्स आती है वो 8 अक्टूबर को ही लॉन्च हो रही है। तो 8 अक्टूबर 2024 इसकी लॉन्चिंग की तारीख है साथियों। दूसरा हम बात करें इसको, वो नोटिफाइड की तारीख है। दूसरा लॉन्च्ड जो हुई है, इसकी लॉन्च मतलब सरकार ने इसको 18 अक्टूबर को लॉन्च किया है। अब जब इसको हम इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशंस में 2 बातें लिखी गई है। एक तो ये हुआ है कि स्कीम्स अभी तक ऑपरेटिव पीरियड जो होता था 8 अक्टूबर, मतलब जिस दिन से योजना नोटिफाइड हुई है उस दिन से लागू मानी जाती है। लेकिन इस स्कीम्स में खास बात यह है कि इसको नोटिफाइड डेट से न मानकर लॉन्चिंग डेट से इसको में या ऑपरेशन में माना गया है। तो ये बात आपका हो गया। इस स्कीम्स के उद्देश्यों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों। इसके जो उद्देश्य है, उद्देश्य अभी तक 3, 10 से 14, 19 और 22 में जो चीजें आई हैं, तो बेसिकली उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह हुआ है कि राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहित करके उत्पादन और रोजगार का सृजन करना है बेसिकली। और जब 2019 आई, 2022 आई, तो उसमें यह तय कर दिया गया कि समावेशी विकास को प्रोत्साहन देना है। 3, 10, 14 तो थी कि आय, उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देना है निवेश प्रोत्साहित करके। 19 और 22 में यह आया कि समावेशी विकास को भी बढ़ावा देना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देना है। 2022 में साथियों, ये 2024 में तय कर दिया कि उद्देश्य तो ये रहेंगे ही अपने,
लेकिन साथ में ईओडीबी को बढ़ावा देना है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। आप ये रिप्स को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है। दूसरा तय किया है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जो व्यापार करने में जो लागत आती है ना, उसको रिड्यूस करना है, बहुत कम करना है, इसको रिड्यूस करना है और ये प्रमोट करना है ईओडीबी। मतलब दो उद्देश्यों को बड़ा फोकस किया है राज्य सरकार ने कि प्रमोट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब व्यापार करने के तरीकों को आसान बनाना है। दूसरा इसमें कहा है कि रिड्यूस ऑफ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस करने में जो लागत आती है उसको कम करना है ताकि प्रॉफिटेबल बिजनेस बढ़े। ये कामकाज राज्य सरकार ने किया है। तो ये उद्देश्य की हम बात कर ली, हमने ऑपरेटिव पीरियड की बात कर ली। ऑपरेटिव पीरियड साथियों क्या है? ऑपरेटिव पीरियड, इसका ऑपरेटिव पीरियड आपका लॉन्चिंग की तारीख से बताया गया है। तो ये 18 अक्टूबर 2024 से ये 31 मार्च 2029 तक इसका लॉन्च ऑपरेटिव पीरियड रहेगा। मतलब इस दौरान आपको प्रोडक्शन में आना है तो ही आप बेनिफिट्स ले सकते हैं इसके। आपको यह भी पता होगा कि 2019 अभी 2026 तक है, 31 मार्च 2026 तक है। 2022 है जो हमारा 31 मार्च 2027 तक है। 2024 जो है हमारा 31 मार्च 2029 तक है। ये बातें आपकी हो गई। इसमें एलिजिबल एंटरप्रेन्योर्स कौन कौन से हैं? इसमें पात्रता की बात करें तो पात्रता में कौन कौन से उद्यम है? पात्रता में कोई न्यू एंटरप्राइजेज है या एक्सपांशन वाले एंटरप्राइजेज हैं, इसमें पात्र माने गए हैं। एलिजिबल मतलब अपात्र कौन कौन से हैं? अपात्रता की श्रेणी में उन्होंने ये बताया है कि तंबाकू, तंबाकू उत्पाद, पान मसाला से जुड़े हुए उद्योग अपात्रता की श्रेणी में आएंगे। दूसरी बात इन्होंने ये बताई है कि आपके जो कोई रिटेलिंग गतिविधियां होती है वो इसमें आपके उसमें आएगी, अपात्रता की स्थिति में आएगी। तीसरा इन्होंने बोला गोमांस प्रसंस्करण, काऊ बीफ प्रोसेसिंग भी अपात्रता की श्रेणी में आएगा। चौथा इसमें बताया गया है कि जो केंद्र और राज्य सरकार के कानूनों द्वारा प्रतिबंधित उत्पाद है वो अपात्रता की श्रेणी में आएंगे। ये पात्रता अपात्रता की बात हो गई। अब ये माना जाएगा कि किसको रिप्स 2024 में लाभ मिलेगा। 2024 के लिए पात्रता की बात करें तो वो उद्यम होंगे जिन उद्यमों ने निवेश नोटिफाइड तारीख के बाद में शुरू किया है, जिन उद्यमों का उत्पादन लॉन्चिंग तारीख की बाद में हुआ है, ऐसे उद्यम जो रिप्स 2003, 10, 14, 19 और 22 में कस्टमाइज्ड पैकेज में उनको पात्रता प्रमाण पत्र जारी हो चुका है लेकिन वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया है, तो ऐसे उद्यमों को नॉन कस्टमाइज्ड पैकेज के लाभ इस योजना के अंतर्गत दिए जा सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कस्टमाइज्ड पैकेज क्या है, एंकर एंटरप्राइजेज क्या है, तो ये सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी खास बात ये रखी है साथियों कि जो अब की बार जो कंपनी एक्ट के अंतर्गत या कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत जो एफपीओज हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपके एफपीसी है, फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, उनको भी इस योजना के अंतर्गत पात्र माना गया है। तो ये बातें आपको पात्रता की श्रेणी में आ गई। तो हम एक बार ओवरव्यू हम देखते हैं, इसका देखने के बाद में आपको बताएंगे। हाँ, बेसिकली ऑनरेबल सीएम साहब है हमारे, उन्होंने राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट में 18 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया। ये मैं आपको बता चुका हूं साथियों। दूसरा इन्होंने कोट किया है कि हमारा उद्देश्य क्या है, इंप्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को रिड्यूस करना है। तो बेसिकली इससे क्या चाह रही है सरकार? इससे सरकार ये चाह रही है कि एक बैलेंस डेवलपमेंट, संतुलित विकास चाह रही है, रोजगार सृजन करना चाह रही है, लॉन्ग टर्म का सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी सभी के लिए चाह रहे कि ये चीजें होनी चाहिए। तो ये सरकार ने 18 अक्टूबर को लॉन्च किया है साथियों। अब हम बात करते हैं इसमें की फीचर्स कौन कौन से हैं। बेसिकली इसमें मल्टीपल इंसेंटिव्स की बात कही गई है साथियों। ये मल्टीपल इंसेंटिव्स कौन से हैं?
ये मल्टीपल इंसेंटिव्स कौन कौन से हैं साथियों, इनकी बात करनी है हमें। मल्टीपल इंसेंटिव्स में सरकार ने एक चीज तो सिंपल इंसेंटिव्स दिए हैं, कैपिटल मतलब कैपिटल क्रिएशन इंसेंटिव्स, कैपिटल क्रिएशन इंसेंटिव्स दिए हैं। इसमें इन्होंने क्या किया, स्पेशल इंसेंटिव्स दिया है, इंसेंटिव्स। इसमें आपको बूस्टर पैकेज मिला है, बूस्टर पैकेज को आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐड ऑन के रूप में इन्होंने रखा है। और चौथा एग्जाम्पशंस इसमें दिया है, एग्जाम्पशंस इसमें दिया है। तो ये मल्टीपल इंसेंटिव्स किस किस रूप में मिलेंगे, इन चीजों को हमें देखने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रॉड बेस्ड कवरेज हुआ है इसमें। मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड जो सर्विस एंटरप्राइजेज की थी वो 50 करोड़ से घटाकर 25 करोड़ कर दी गई है। साथियों आपने रिप्स 2022 देखा होगा कि रिप्स 2022 में 8 सेक्टर्स पे प्रायोरिटीज रखी थी इन्होंने। ऐसा कहा था कि हमारे 8 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं। उस 8 प्रायोरिटी सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, सनराइज, आपके एमएसएमई, आपके जीसीसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरीज, रिन्यूएबल एनर्जी, आपके स्टार्टअप्स, ऐसे सेक्टर्स थे 8 जिन पर कामकाज सरकार कर रही थी। उसमें जब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, आप सबको पता है कि एमएसएमई में जो परिभाषा में बदलाव हुआ है 2020 में, अलग प्रकार के बदलाव कर दिया गया है। बदलाव के आधार पर जो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग की जो कैटेगरीज थी वो इक्वल कर दी। मतलब 50 करोड़ से नीचे के प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट्स हैं वो सब एमएसएमई की श्रेणी में है। और इसी आधार पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में यदि कोई कैपिटल क्रिएशन का लाभ लेना चाहता है, असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव्स लेना चाहता है, तो उसको सर्विस सेक्टर में भी 50 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो ये इन्होंने क्या कर दिया है कि 50 करोड़ की बजाय सर्विस सेक्टर में 25 करोड़ रुपया कर दिया है। दूसरा इसमें बात करें कि टूरिज्म यूनिट, टूरिज्म यूनिट्स में क्या हुआ था कि पिछले जो रिप्स 2022 थी उसमें टूरिज्म यूनिट्स को स्पेसिफिक बेनिफिट्स नहीं थे। टूरिज्म में जो टूरिज्म पॉलिसी है उस टूरिज्म पॉलिसी के तहत होटल, मोटल, रिसोर्ट्स में जो बेनिफिट्स दिए जा रहे थे उसका उल्लेख नहीं किया था। अब इसमें क्या किया है कि सर्विस सेक्टर्स में टूरिज्म आता है साथियों, सर्विस सेक्टर में टूरिज्म आता है, लेकिन हमारे राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र की काफी संभावनाएं बनती है। सरकार ने इसको थ्रस्ट सेक्टर मानते हुए 25 करोड़ रुपए जो सर्विस सेक्टर्स में एक सर्विस सेक्टर के जो लाभ हैं, आपके असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव है, वो यदि 10 करोड़ से अधिक होटल एंड रेस्टोरेंट्स में या टूरिज्म में भी होते हैं, उनको भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के जैसे असेट्स क्रिएशंस के लाभ दे होंगे, इसमें यह कहा गया है। और दूसरा, एमएसएमई के लिए कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड्स इन्होंने तय नहीं किया है। इसमें क्या हुआ था, रिप्स 2022 में इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ उन्हीं उद्यमों को दिया जाने लगा था जिनका 1 करोड़ से ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी पर ऋण था। अब इन्होंने क्या कर दिया, मिनिमम थ्रेशोल्ड कटा दी कि मतलब 10 लाख रुपए से ज्यादा या 10 लाख रुपया भी उसका प्लांट एंड मशीनरी में है तो वो भी इसमें लाभ ले सकता है साथियों। अब हम बात करें कि फोकस सेक्टर्स कौन कौन से हैं। फोकस सेक्टर्स में ये कहा गया है कि राजस्थान में स्ट्रेंथ एंड प्रमोट न्यू सेक्टर्स को डेवलप किया है। तो इसमें सनराइज सेक्टर्स है साथियों, सनराइज सेक्टर्स। सनराइज सेक्टर का मतलब होता है उभरते हुए उद्योग। एक बार आरएस में पूछा गया था कि सनराइज इंडस्ट्रीज कौन सी होती है। उभरते हुए उद्योग को हम क्या कहेंगे कि राजस्थान की दृष्टि से ऐसे उद्यम जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखते हो, जिसमें जबरदस्त वृद्धि और विकास की संभावनाएं वाले क्षेत्रों को सनराइज सेक्टर्स कहा गया है। ऐसे सनराइज सेक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि सनराइज सेक्टर्स को परिभाषित कीजिए, तो आप कहेंगे कि राजस्थान में अत्यधिक वृद्धि और विकास की संभावनाओं वाले सेक्टर्स को सनराइज सेक्टर्स कहते हैं। जैसे अभी तक रिप्स 2022 में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जा रहा था, डाटा सेंटर्स को बेनिफिट्स था, बैटरी टेक्नोलॉजी को था, मेडिकल इक्विपमेंट्स को था, इंडस्ट्रीज 4.0 को था। आप सब लोग जानते हैं इंडस्ट्रीज 4.0,
डाटा एनालिटिक्स, बिग डाटा एनालिटिक्स है, आपके रोबोटिक्स है, एआई है, ये सारे इंडस्ट्रीज 4.0 में हैं। अब न्यू एडिशंस क्या किया है इसमें सनराइज में, एरो एंड स्पेस। यदि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में या स्पेस इंजीनियरिंग से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स या मशीनरी बनती है तो ये इसमें शामिल हो गया है। डिफेंस, ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स, एग्री टेक्नोलॉजी या वेस्ट रिसाइकलिंग को इन्होंने सनराइज सेक्टर्स में डाला है। तो आप ये कह सकते हैं सब सनराइज सेक्टर्स का दायरा इन्होंने बढ़ाया है, इनको स्पेशल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। दूसरा इन्होंने थ्रस्ट सेक्टर्स, आपसे पूछा जाएगा कि सब थ्रस्ट सेक्टर क्या होते हैं। पहली बात तो है कि सनराइज सेक्टर्स क्या होते हैं और थ्रस्ट, दूसरा है आपका थ्रस्ट सेक्टर क्या होते हैं। आप जब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, सनराइज सेक्टर्स क्या है, थ्रस्ट सेक्टर्स क्या है। थ्रस्ट सेक्टर्स वो है कि जो राजस्थान के लिए हाई सिग्निफिकेंस रखते हैं, जो राजस्थान के लिए उच्चतर महत्ता रखते हैं, जो राजस्थान के लिए अत्यधिक महत्ता रखते हैं। ऐसे उद्यम लगने ही चाहिए राजस्थान में यदि विकास करना हो। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। एग्जिस्टिक्स में ऑटोमोबाइल और ऑटोनॉमिक्स थे, अभी तक रिन्यूएबल एनर्जी थी, टेक्सटाइल थे, एग्री एंड फूड इंडस्ट्रीज थी, ईएसडीएम थे, आपको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलपमेंट मैकेनिज्म, आपका केमिकल्स थे, पेट्रोकेमिकल्स थे, ये था। लेकिन अब इसमें क्या जोड़ दिया है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, विनिर्माण जो होता है, आपका बिल्डिंग्स निर्माण होते हैं, उसके इक्विपमेंट्स यदि बनते हैं तो वो आपके थ्रस्ट सेक्टर्स में होंगे। मेटल्स से जुड़ा हुआ कोई उद्योग लगता है तो वो थ्रस्ट सेक्टर्स में होगा। पंप, हाइड्रो स्टोरेज होता है या इलेक्ट्रोलाइजर लगता है या एवीजीसी में एक नई टेक्नोलॉजी आई है आजकल साथियों। कौन सी टेक्नोलॉजी है? टेक्नोलॉजी आपके जैसे एवीजीसी में वीडियो वाला हुआ, गेमिंग वाला हुआ, गेमिंग के साथ में आपके कॉमिक्स वाला हुआ, और या फिर आपका एक तरीके से एक्स्ट्रा वो आप कामकाज करते हैं। तो इसमें बेसिकली जो जुआबाजी करते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, सट्टेबाजी वाला सेक्टर्स नहीं है। एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी 2024 में सरकार ने लागू की है। हायर एजुकेशन को शामिल कर लिया साथियों इसमें, क्योंकि हमारे राज्य में हायर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो हायर एजुकेशन को भी स्पेशल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्किलिंग, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो ज्ञान आधारित इंडस्ट्रीज है, जैसे मान लीजिए टेक्नो बेस्ड ये कामकाज हो रहा है, इसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है रिप्स में। तो ये चीज़ें हो गई। आपका एंकर सेक्टर्स कौन से हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि साहब सनराइज कौन से हैं, थ्रस्ट सेक्टर्स कौन से, एंकर सेक्टर्स कौन से हैं। एंकर सेक्टर्स में आपके लिए क्या है कि विद हाई पोटेंशियल फॉर इकोसिस्टम डेवलपमेंट इन द स्टेट, मतलब ऐसे उद्यम जो राज्य के इकोसिस्टम है, राज्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करने में एक नया बदलाव लाते हैं, वो एंकर एंटरप्राइजेज हैं। मतलब एंकरिंग का मतलब होता है जो शुरुआत करते हैं, जो शुरुआत करेंगे, शुरुआत करने के बाद में क्या होगा, शुरुआत करने के बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज, उसकी अलाइड इंडस्ट्रीज लग जाएगी। शुरुआत करने वाले एंकर एंटरप्राइजेज कौन कौन से हैं? ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, केमिकल्स है, पेट्रोकेमिकल्स है, ईएसडीएम है, और आपके इसमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और फिल्म सिटी को जोड़ दिया गया है। फिल्म सिटी को इसमें जोड़ा है। तो इसमें यह देखा जाएगा कि थ्रस्ट सेक्टर तो है, हाई संभावनाओं का तो है, लेकिन एंकर सेक्टर्स भी। अब आप यूं कहेंगे कि साहब थ्रस्ट सेक्टर्स में भी आपने वही बातें बता दी, आपने वही बातें एंकर एंटरप्राइजेज में बता दी। मैं आपके लिए बताऊं कि एंकर एंटरप्राइजेज में इस स्कीम्स में रिप्स 2022 की भी बात करूं, मैं रिप्स 2024 की भी बात करूं, ऐसे पहले 3 उद्यम जो अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स में निवेश करते हैं। अब आप कहेंगे सब अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स कौन से हुए? अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हुए जो 1000 करोड़ से ज्यादा जिनमें निवेश होता हो। वैसे प्रथम 3 एंटरप्राइजेज को एंकर एंटरप्राइजेज माना गया है, और ये एंकर एंटरप्राइजेज को थ्रस्ट सेक्टर से ज्यादा बेनिफिट्स दिया गया है, एडिशनल बेनिफिट्स दिया गया है, स्पेशल इंसेंटिव्स दिया गया है। वो एंकर एंटरप्राइजेज होंगे, लेकिन ये 3 ही होंगे। 3 के बाद में वो सारे के सारे एंटरप्राइजेज थ्रस्ट सेक्टर्स में शामिल हो जाएंगे। इसलिए पहले आओ, पहले एंकर एंटरप्राइजेज का दर्जा पाओ, ये बात इस स्कीम्स में रखी गई है साथियों। दूसरा हम बात करेंगे इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस टू ईज कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स। साथियों एफओपी
पहली बार रिस्क में आया है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस पहली बार आया है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस क्या है? आप सब लोग जानते हैं, इकोनॉमी के अभ्यर्थी होंगे तो उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? उत्पादन के 4 साधन है साथियों। उत्पादन के साधन जो किसी गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो उत्पादन के साधन में क्या है? भूमि है सबसे बड़ी, दूसरी पूंजी है, तीसरा क्या है आपका श्रम है, और चौथा क्या है? साहस है। साहसी को तो लाभ मिल जाएगा, श्रम को मजदूरी मिल जाएगी, पूंजी को ब्याज मिल जाएगा। लेकिन भूमि की स्थिति ये हो गई कि अच्छी जगह कोई एंटरप्राइजेज यदि लैंड लेना चाहता है तो वो लैंड की कॉस्ट ही इतनी ज्यादा है कि वो बेचारा क्या करे। तो इसके लिए सरकार ने कहा है कि कॉस्ट ऑफ रिड्यूस फॉर डूइंग ऑफ बिजनेस, मतलब आप बिजनेस करने में जो लागत है उसको कम करना है। तो सरकार ने एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। भूमि यदि आप रिको से लेते हैं तो 3 साल में जो पैसा देना पड़ता था उसको आसान किस्तों में 10 वर्षों में देने का सरकार ने कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स में रखा है। दूसरा कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स में क्या रखा है? बिजली भी उत्पादन के लिए बहुत महत्ता रखता है साथियों। तो बिजली के लिए जो यदि कोई इंडस्ट्रीज कैप्टिव पावर प्लांट लगाती है, अब आप कहेंगे सब कैप्टिव पावर प्लांट क्या होता है? कैप्टिव पावर प्लांट वह होता है जो कोई उद्योग अपने उपयोग के लिए ही एक पूरा का पूरा बिजली का सिस्टम, सोलर सिस्टम डेवलप करता है, वो कैप्टिव सोलर पावर प्लांट कहलाता है। तो इसके लिए जो चार्जेज है, बैंकिंग एंड व्हीलिंग सरचार्जेज है, जो आपके सुपर स्पेशल सरचार्ज है, आपके जो अदर चार्जेज लगते हैं उसमें 100% की इसमें छूट दी गई है साथियों। अब हम बात करें कि फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट मॉडल, मतलब इंसेंटिव्स में क्या कर दिया? रिको से 10 साल में कर दिया, मैंने बताया। पावर कोस्ट इंसेंटिव्स क्या है कि सब्सिडीज इंक्लूडिंग सब्सिडीज ऑन इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट, यदि विंड एंड सोलर पावर प्लांट कोई लगाता है तो उसको सब्सिडीज दी गई है। चॉइस बिटवीन एन एडिशनल 5% SGST रिम्बर्समेंट या 5% वैट रिम्बर्समेंट PNG। अभी PNG पर वैट लग रहा है साथियों, SGST नहीं लगा। ये आप सब लोगों के लिए, आप RS की तैयारी कर रहे हैं, आप IS की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, साथ में आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप टैक्स एडवोकेट हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आप कंसल्टेंट हैं, सबके लिए जरूरी है। PNG में यदि वो चाहे तो 5% एक्स्ट्रा रिम्बर्समेंट ले सकता है, SGST में चाहे तो 5% एक्स्ट्रा ले सकता है यदि इस तरीके का है तो, ताकि उसको थोड़ा सा मिले। जैसे सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग करता है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, डाटा सेंटर्स लगाता है, तो उसमें सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं। अब हम बात करें इसमें कि enhanced value propositions for large scale investment with the introduction of platinum customized incentives। बेसिकली अब की बार कस्टमाइज्ड पैकेज, अभी मैं बात बता रहा था कि सब कस्टमाइज्ड पैकेज क्या होता है। कस्टमाइज्ड, कोई आपसे पूछे कि भाई कस्टमाइज्ड क्या होता है? कस्टमाइज्ड का मतलब होता है जैसे आप चाहें, जैसे अपने आप को जैसा कस्टम करना चाहें, जैसा आप ढालना चाहें अपने आप को, वैसा आप ढाल दें। सरकार ने जो बड़े कोई इन्वेस्टमेंट करता है उसको कहा गया है कि आपको चाहिए क्या, ये बताइए। राज्य सरकार की कैबिनेट में बैठकर निर्णय लिया जाता है कि इनको स्पेशल बेनिफिट्स क्या देना है। इसमें यह किया गया है साथियों, यदि कोई 500 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कस्टमाइज्ड पैकेज दे दिए जाते हैं। जो आपके इंसेंटिव्स हैं, असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव्स हैं, आपके एडिशनल इंसेंटिव्स हैं, आपके टॉप अप है, आपके एड ऑन है, ये इंसेंटिव्स के अलावा स्पेशल यदि लेना चाहता है तो कस्टमाइज्ड पैकेज में आ जाइए। कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए 3 पैकेज इन्होंने दिए हैं इस बार। एक तो सिल्वर पैकेज दिया है साथियों, सिल्वर पैकेज, दूसरा गोल्ड पैकेज दिया है इन्होंने, और तीसरा प्लेटिनम पैकेज दिया है साथियों। अब आपसे पूछा जाएगा कि पहले तो कस्टमाइज्ड पैकेज क्या होता है, आपसे फिर पूछा जाएगा कि कस्टमाइज्ड में सिल्वर पैकेज क्या है, गोल्ड पैकेज क्या है।
आपसे पूछा जाएगा कि सब प्लेटिनम पैकेज क्या है। बेसिकली 500 से 1000 करोड़ तक का कोई निवेश एंटरप्राइजेज निवेशक करता है तो वो सिल्वर पैकेज के अंतर्गत आएगा। यदि 1000 से 3000 करोड़ तक का निवेश करता है तो गोल्ड कस्टमाइज्ड पैकेज में आएगा। और यदि 3000 करोड़ से अधिक का यदि कोई निवेश करता है तो प्लेटिनम पैकेज में आएगा। इसमें यह कहा गया है कि 40% तक जो उसकी मार्केट वैल्यू है उस एंटरप्राइजेज की 40% तक लाभ दे होगा सिल्वर ओल्ड गोल्ड पैकेज को। मान लीजिए 1000 करोड़ का राज्य में कोई निवेश कर रहा है गोल्ड पैकेज के अंतर्गत, उसको 400 करोड़ रुपए तक का लाभ राज्य सरकार द्वारा दे होगा 10 वर्षों में। ये बात हो गई। लेकिन प्लेटिनम पैकेज में ये कहा गया कि यदि 3000 करोड़ से ज्यादा कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो जो एनुअल सीलिंग्स है इसकी 40% मार्केट वैल्यू की वो हटा दी गई है। साथियों समझिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर समझिए, इसमें टाटा बिरला जो भी हमारा ये यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े उद्योगपति, इस यूट्यूब के वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इससे बहुत बड़ा बेनिफिट राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। जो इन चीजों को देखिए। दूसरी बात होती है एड ऑन इंसेंटिव। साथियों एड ऑन, अब एड ऑन क्या करना है साथियों? एड ऑन ये कर रहा है कि सरकार ने 3 स्टेट प्रायोरिटीज तय किया। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने इसमें टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स 3 प्रकार के रखे हैं। पहला तो रखा है सेक्टोरल नीड्स इंसेंटिव्स, जो मैंने आपको बताए 7 प्रकार के सेक्टर्स हैं, इसमें उनको सेक्टोरल नीड्स इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। दूसरा इसमें यह कहा गया स्टेट प्रायोरिटीज इंसेंटिव्स। तीसरा इसमें यह कहा गया है कस्टमाइज्ड पैकेज इंसेंटिव्स। ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि स्टेट प्रायोरिटीज में जो आते हैं, स्टेट की प्रायोरिटीज क्या है? स्टेट की प्रायोरिटीज ये है कि हमारे राज्य में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर नहीं होना चाहिए। हमारे देश में, हमारे राज्य में पोल्यूटेड लेस डेवलपमेंट हो, इस आधार पर ग्रीन ग्रोथ इंसेंटिव्स को टॉप अप किया है, एड ऑन किया है साथियों। टॉप अप बूस्टर पैकेज में एड ऑन किया है इन्होंने। ग्रीन ग्रोथ का मतलब ये होता है ईटीपी, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट आप लगाते हैं, आप वाटर का डिस्चार्ज करने के लिए आप कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, आप जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट लगाते हैं, आप वाटर एंड एयर पोल्यूशन से जुड़े हुए मेजर्स का उपयोग करते हैं, तो उसमें जो लागत आती है उस लागत को ग्रीन ग्रोथ इंसेंटिव्स के माध्यम से इस स्कीम्स में ऐड ऑन किया गया है। दूसरा हम बात करें इसमें एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हैं। इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशंस की बात हो रही है साथियों। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन यह है कि यदि कोई फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स जो राजस्थान में रजिस्टर्ड है एक्सपोर्टर्स के रूप में, जिसने अपना कंसाइनमेंट्स अभी हाल ही में भेज रहा है, वो ऐसे एक्सपोर्टर्स को राजस्थान सरकार फ्रैट चार्जेज में 25% तक छूट देने जा रही है। मान लो उसका 10 लाख रुपए का फ्रैट चार्ज लगता है, फ्रैट चार्ज मतलब किराया लगता है, भाड़ा लगता है, तो उसमें 2.5 लाख रुपया उसको दे दिया जाएगा साथियों। ये बात आप करिए। रिप्स 2024 में 22 में जो एक्सपोर्टर्स हैं लाभ ले रहे हैं उनको भी 2024 में फ्रैट एक्सपोर्ट्स का लाभ मिल जाएगा, फ्रैट सब्सिडी मिल जाएगी। तीसरे हम बात करते हैं कैपेबिलिटी डेवलपमेंट्स की। ये स्टेट की प्रायोरिटीज आप समझ रहे हैं? आप मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझिए कि सरकार की प्रायोरिटीज है ग्रीन ग्रोथ, सरकार की प्रायोरिटीज है एक्सपोर्ट प्रमोशन और सरकार की प्रायोरिटीज है कैपेबिलिटी डेवलपमेंट। अब आप कहेंगे सब कैपेबिलिटी डेवलपमेंट क्या होता है? कैपेबिलिटी डेवलपमेंट 2 प्रकार से होता है साथियों। पहला प्रकार तो स्किल एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट। आप किसी मजदूर की स्किल एंड ट्रेनिंग करते हैं, उसकी अपग्रेडेशन करते हैं, तो ऐसे एंटरप्राइजेज को 4000 रुपया प्रति माह प्रति कर्मचारी इंसेंटिव्स एड ऑन बेसिस पे दिया जा रहा है। यह स्टेट प्रायोरिटीज है।
दूसरा यह है कि यदि उसको लगता है कि मेरे लिए कम है तो उसको 1 लाख रुपया पर एम्प्लॉइज पर एनम 7 साल के लिए दिया जा रहा है। तीसरी बात हम यूं करें साथियों, ये तो स्किल एंड ट्रेनिंग, और दूसरा हो गया का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई बनाता है, आईपी क्रिएशन करता है, तो उसको भी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। आईपी क्रिएशन कैसे होता है साथियों? पेटेंट, कोई इंडस्ट्रीज पेटेंट करवाती है, डिजाइन करवाती है, जीआई रजिस्ट्रेशन कराती है, ट्रेडमार्क का कराती है, कॉपीराइट्स कराती है। इन सब में जो भी लागत आएगी साथियों, उस लागत का 50% राशि राजस्थान सरकार ऐसे बौद्धिक संपदा रखने वाले उद्यमों को दे रही है। इस बात को समझिएगा। तीसरी हम बात करते हैं एक्सपांशन की साथियों। एक्सपांशन ऑफ पॉलिसी कवरेज टू इंसेंटिव एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन टेक्नोलॉजी। ऐसे उद्यम जो अभी स्थापित हैं और ग्रीन तकनीक में या फिर यूं करें कि फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स हैं, उनको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। मतलब रिप्स 2022 में 19 में जो लाभ ले चुके हैं, यदि वो पर्यावरणीय हितों को ध्यान में रखते हुए नई तकनीकी लेते हैं, यदि वो एक्सपोर्ट्स करना चाहते हैं, उनको भी ये बेनिफिट्स दिया जा रहा है। हम तीसरी बात करें, प्रोविजन टू इंसेंटिव इन्वेस्टर्स रिवाइविंग सिक यूनिट्स। बेसिकली अभी तक रिप्स में यह प्रावधान नहीं था कि सिक यूनिट्स के लिए भी कोई बेनिफिट्स हों। बेसिकली सिक यूनिट्स 2 प्रकार से गठित होती है। एक तो एनसीएलटी लिक्विडेशन में चली जाती है। आप सब लोग जानते हैं कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक्ट 2016 के अंतर्गत एनसीएलटी नाम का एक ट्रिब्यूनल गठित किया गया है। यह ट्रिब्यूनल 500 करोड़ से अधिक के लंबित या बिगड़े हुए ऋण, एनपीए हुए ऋणों के मामलों को देखता है। इससे नीचे के मामले रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स में जाते हैं, जिसको डीआरटी कहते हैं साथियों। डीआरटी बोलते हैं डेट रिजोल्यूशन ट्रिब्यूनल, जो हाई कोर्ट्स की जूरी के द्वारा ये तय किए जाते हैं। यदि ऐसे कोई निर्णय बैंक द्वारा एनसीएलटी को या डीआरटी को भेजे गए हैं, तो ऐसे केसेस को यदि कोई सिक यूनिट्स घोषित हो जाती है, कोई दूसरा व्यक्ति खरीद लेता है, तो उसमें यदि 25% एडिशनल इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको ये बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। उसको भी रिप्स 2024 के लाभ मिल रहे हैं साथियों। टारगेटेड इंसेंटिव्स फॉर इंडस्ट्रियल इंफ्रा, सबसे अच्छा कामकाज किया रिप्स 2019 में। ये इंडस्ट्रियल इंफ्रा पर फोकस था। रिप्स 2022 में इंडस्ट्रियल इंफ्रा पर फोकस नहीं किया गया था। पुनः राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है। इसमें लॉजिस्टिक्स और प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने के लिए सरकार के द्वारा जो लागत लगाई जा रही है उद्यमी के द्वारा, उसको सरकार 25% तक रिम्बर्स कर रही है, अनुदान दे रही है साथियों। बेसिकली 10 लॉजिस्टिक्स सब कंटेंट्स हैं इसमें, जैसे वेयर हाउसेज है, सिलो है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स है, कंटेनर फ्रेट स्टेशंस हैं, फ्रेट स्टेशंस है, कार्गो स्टेशंस हैं। ऐसे यदि कोई लॉजिस्टिक्स पार्क या लॉजिस्टिक्स सब सेगमेंट्स स्थापित करता है, या अपना रिको के अलावा यहाँ प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया अपनी जमीन में या किसी जमीन को लेकर खरीद कर करता है, तो उसको साथियों 25% जो उसके डेवलप करने में लाभ आए, लागत आए, उसका 25% राजस्थान सरकार इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अनुदान दे रही है। बहुत बड़ा बेनिफिट्स दे रही है साथियों। तीसरा हम बात करें कि एमएसएमईज के लिए स्पेशल बेनिफिट्स दिया है साथियों। क्या स्पेशल बेनिफिट्स दिया है साथियों? स्पेशल बेनिफिट्स ये दिया गया है कि इंटरेस्ट सबवेंशन, जो ब्याज में छूट दी जाती थी 5 साल के लिए, 50 करोड़ तक के मशीनरी पर यदि कोई एंटरप्राइजेज लोन लेता है, तो उसको 5 करोड़ तक 6% ब्याज में छूट, 5 से 10 करोड़ तक 4% और 10 करोड़ से 50 करोड़ तक 3% टेलीस्कोप्ड लेवल पर
ये प्रदान की जाती है। तो इसमें क्या किया है कि 5 साल तक दी जाती थी, इसको 7 वर्ष बढ़ा दिया है। दूसरा, निवेश अनुदान के रूप में सरकार SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स का रिएम्बर्समेंट करती थी 7 साल के लिए, उसको 10 वर्ष तक बढ़ा दिया है साथियों। और कैपिटल सब्सिडीज भी 2 सेक्टर्स के लिए कैपिटल सब्सिडीज तय की है। पहली तय किया है इन्होंने एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर्स पर, दूसरा तय किया है इन्होंने प्लास्टिक अल्टरनेटिव्स पे। यदि कोई ऐसा प्लास्टिक अल्टरनेटिव्स एंटरप्राइजेस स्थापित करता है या एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगाता है तो उसकी जो पूंजीगत लागत होती है उसका 50% तक की छूट इसमें दी गई है MSMEs में। दूसरा, हम स्टार्टअप्स के लिए स्पेसिफिक बेनिफिट्स क्या दिया गया है। स्टार्टअप्स भी यहाँ पर सरकार के सेक्टोरल नीड्स में आता है, तो इसमें स्टार्टअप्स को सनराइज सेक्टर्स के रूप में सेटअप ऑफ यदि इंक्यूबेटर सेंटर लगाता है, चाहे लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर लगाता है या टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स लगाता है, या फिर SGST का कोई महिला उद्यमी स्टार्टअप स्थापित करती है तो SGST का छूट भी उसको दिया गया है। इसमें स्टार्टअप्स को सीड सपोर्ट्स दिया गया है। सीड सपोर्ट्स मतलब वो ग्रो करे ज्यादा से ज्यादा, ऐसे लाभ इसमें दिए गए हैं साथियों। ये 3 टायर वो है हमारे, हमने बता दिया आपको कि सेक्टोरल नीड्स है, स्टेट प्रायोरिटीज है और आपका इन्वेस्टर्स फ्लेक्सिबिलिटी है। इन्वेस्टर्स फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कस्टमाइज्ड पैकेज है कि मतलब इन्वेस्टर जैसा चाहेगा सरकार वैसा बेनिफिट दे देगी यदि 500 करोड़ से ज्यादा निवेश करता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से पहला सेक्टोरल नीड्स में इसमें स्टैंडर्ड इंसेंटिव्स पैकेज दिया गया। इसको मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से बड़े सरलता से एक मोटे मोटे रूप में बता दूंगा। सर्विस सेक्टर है, सनराइज सेक्टर्स है, MSMEs है, स्टार्टअप्स है, इंडस्ट्रियल इंफ्रा है, R&D, GCC और टेस्ट लैब्स के रूप में है। ये स्टैंडर्ड इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। इसको असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव्स में स्टैंडर्ड मतलब इतने तो आपको दिए जाएंगे। यदि आप स्टेट प्रायोरिटीज का ख्याल रखते हैं, मतलब आप राजस्थान सरकार की प्राथमिकताओं का ख्याल रखते हैं, तो ये जो स्टैंडर्ड पैकेज है इस स्टैंडर्ड पैकेज में एड ऑन हो जाएगा। ये एड ऑन क्या हो जाएगा? ग्रीन ग्रोथ इंसेंटिव्स आपको मिलेगा। ये ग्रीन ग्रोथ इंसेंटिव्स क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन पे और एमसैंड मैन्युफैक्चरिंग सैंड बनाने पे आपको मिलेगा। आप यदि कोई मेजर्स एयर एंड वाटर पोल्यूशन के मेजर्स डेवलप करते हैं तो आपको ये ग्रीन ग्रोथ इंसेंटिव्स मिलेगा। तीसरा एक्सपोर्ट प्रमोशन है। एक्सपोर्ट प्रमोशन हमने आपको बता ही दिया है। तीसरा कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, स्किल एंड ट्रेनिंग, IP बता दिया। कस्टमाइज इंसेंटिव पैकेज आपका ये इन्वेस्टर फ्लेक्सिबिलिटी में आता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब स्टैंडर्ड पैकेज में क्या क्या दिया जा रहा है साथियों? स्टैंडर्ड पैकेज में हम बात करें कि 3 प्रकार के पैकेज हैं। ये पैकेज असेट्स क्रिएशन पे दिए जाते हैं। आप सब लोग जानते हैं असेट्स क्या होती है? असेट्स परिसंपत्ति होती है। परिसंपत्ति क्या होती है? परिसंपत्ति होती है ऐसी पूंजी जो उत्पादन में सहायता करती हो, जो गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट में सहायता करती हो। गुड्स एंड सर्विसेज जब जनरेट होती है तो अपने आप ही आय, उत्पादन, रोजगार, निर्यात सारे सृजित हो जाते हैं। तो असेट्स क्रिएशन कोई करता है, मतलब बिल्डिंग या मशीनरी कोई लगाता है तो उसको एक असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव ACI दिया जाएगा। उसकी चॉइसेस रखी जाएगी। ये चॉइसेस में से या तो वो कैपिटल सब्सिडी ले सकता है या SGST का पुनर्भरण करा सकता है या टर्न ओवर लिंक्ड इंसेंटिव ले सकता है। तीनों में से एक लेना पड़ेगा इसको। उसको एसेट्स क्रिएशन इंसेंटिव्स के कौन दावेदार हैं? यदि कोई मैन्युफैक्चरर्स है वो 50 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है वही लाभ ले सकता है इसमें। यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर है और 25 करोड़ से ज्यादा लाभ लेना 25 करोड़ से ज्यादा असेट्स क्रिएट करता है वो लाभ ले सकता है। तीसरा, यदि वो MSME का सर्विस या मैन्युफैक्चरर है तो 50 करोड़ की जरूरत नहीं है, वो 25 करोड़ प्लस भी यदि काम का निवेश कर लेता है तो उसको भी एसेट्स क्रिएशन इंसेंटिव्स की चॉइस मिल जाती है। चौथा,
टूरिज्म सेक्टर के यूनिट कोई लगाता है तो उसको 25 करोड़ सर्विस सेक्टर में करने की जरूरत नहीं है, 10 करोड़ प्लस भी यदि वो कर लेता है तो उसको भी असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव्स की चॉइस का लाभ दे है। ये बात हो गई आपकी। अब इसमें एडिशनल बूस्टर क्या दिया गया है, इसमें टॉप अप है साथियों, टॉप अप। एडिशनल बूस्टर्स में क्या टॉप अप है, कहते हैं टॉप अप करा लो। टॉप अप क्या है इसमें, ये आपको असेट्स क्रिएशन पर असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव स्टैंडर्ड पैकेज तो मिल ही रहा है, स्टैंडर्ड्स में टॉप अप कराना है। टॉप अप का मतलब आपने जो प्रोजेक्ट्स हमें दिया उस प्रोजेक्ट्स में आपने 100 रोजगार रखे, 100 की जगह आपका 125 हो गए हैं। अब 125 हो गया तो 25% आपको एम्प्लॉयमेंट बूस्टर मिल सकता है, एम्प्लॉयमेंट बूस्टर। अब एम्प्लॉयमेंट बूस्टर कैसे मिलेगा, मान लीजिए कैपिटल सब्सिडी के दावेदार के रूप में आप 20% कैपिटल सब्सिडी के दावेदार हैं। ये समझिए, गणित समझिए, तभी तो कहते हैं गणित क्यों जरूरी है। 20% कैपिटल सब्सिडी चूज करते हैं आप 3 में से, इसमें 25% आपको, 20 का 25% कितना हो गया साथियों, 25 दू 50, मतलब 5% और आपको टॉप अप मिल सकता है एम्प्लॉयमेंट बूस्टर के रूप में। अब एम्प्लॉयमेंट बूस्टर के रूप में 5% मिला तो आपको जो 20% कैपिटल सब्सिडी मिल रही थी वो 25% हो जाएगी साथियों। तीसरा हम बात करें थ्रस्ट बूस्टर। थ्रस्ट बूस्टर का मतलब ये होता है कि जो थ्रस्ट सेक्टर्स उन्होंने रखे हैं साथियों, मैन्युफैक्चरिंग के तो इन्होंने थ्रस्ट सेक्टर क्या घोषित किए हैं, 25 घोषित किए हैं, और आपके इसमें 21 घोषित किए हैं, और सर्विस सेक्टर के कितने किए हैं इन्होंने, 15 किए हैं, तो ये 36 हो गए। सनराइज सेक्टर्स के आपके 11 सेक्टर्स को सनराइज सेक्टर्स इन्होंने माना है। एंकर एंटरप्राइजेस क्या हो गए, फर्स्ट 3 आपके एंकर एंटरप्राइजेस हो गए, मैंने चारों दिए हैं। इनको भी बूस्टर मिल सकता है यदि ये एक्स्ट्रा निवेश करते हैं तो। और फ्लेक्सिबिलिटी टू डिजाइन ओन इंसेंटिव मिक्स, यदि 500 करोड़ से अधिक का यदि कोई निवेश करता है तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि ये जो सारे बेनिफिट्स अपने आधार पर ये डिजाइन राजस्थान की कैबिनेट से करा सकते हैं, इस बात को समझिएगा। दूसरा टेलीस्कोप्ड ऑफ बेनिफिट्स, इसमें क्या दिया गया है कि आप 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक साथ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको फेज वाइज हमें पहले ही बता दीजिए कितने फेजों में ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसी आधार पर आपको टेलीस्कोप्ड बेनिफिट्स मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए 5 करोड़ का है तो 5 करोड़ का पहले मिल जाएगा, फिर 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया 10 करोड़ का बाद में मिल जाएगा। ऐसा टेलीस्कोप्ड इंसेंटिव्स को यहाँ दिया गया है। इसमें आपको बता ही दिया है हमने कि ये जो कौन होंगे आपके एंकर एंटरप्राइजेस, वो होंगे जो प्रथम 3 अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स में 1000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैंने बता दिया। अब असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव्स क्या है, ये कैपिटल सब्सिडी के रूप में 28% है आपका, मतलब 13 से 28% तक आपको ये सब्सिडी कैटेगरी 1, 2, 3 राजस्थान सरकार ने बना रखे, उसके अंतर्गत आपको मिल सकता है। टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव आपका ये 1.2 से 2% तक जो आपकी बिक्री होती है उसका ये लाभ 10 साल के लिए दिया जा सकता है। तीसरा, या स्टेट जीएसटी में आप 50% की छूट 7 साल के लिए ले सकते हैं, या ये सारी बेनिफिट्स दिए गए हैं। इसके अलावा एग्जेम्पशंस हैं हमारे। एग्जेम्पशंस आप स्टैम्प ड्यूटी या लैंड कन्वर्जन में 75% तो हाथों हाथ आपको मिल जाएगा, और 25% आप जब प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो आपको रिइंबर्स हो जाएगा। तीसरा हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और मंडी फी में 100% एग्जेम्पशंस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में दिया गया है, और इस बार मंडी फी में एग्जेम्पशंस नहीं दिया साथियों, मंडी फी में रिइंबर्स किया गया है। रिइंबर्स का मतलब आप समझते हैं कि पुनर्भरण होगा, मंडी फी चुकानी पड़ेगी और उसको बाद में आपको लौटा दिया जाएगा 7 साल के लिए। स्पेशल इंसेंटिव्स में क्या दिया गया है, 15% तक एम्प्लॉयमेंट बूस्टर दिया गया है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट 25% तो आप रिको को एक साथ दे दीजिए, 75% अमाउंट को आप 8% ब्याज पर 10 सालों में फ्लेक्सिबल रेट पर आप भुगतान कर सकते हैं। तीसरा, एडिशनल बेनिफिट दिया गया पावर इंटेंसिव सेक्टर्स को, यानी विद्युत
में यदि प्रोत्साहन दिया गया है कि विद्युत में कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट आप लगाते हैं तो उसको स्पेशल बेनिफिट्स दिया गया है। इस तरीके से साथियों इसमें एड ऑन किया गया। एड ऑन किया गया, 10% थ्रस्ट बूस्टर मिला है, थ्रस्ट मैं वहां बता चुका हूं। 5% इंटरेस्ट सब्सिडी भी इन्होंने दी है, सबवेंशंस दिया है 5% जो 50 करोड़ से ज्यादा निवेश करता है। तो 20% और 25% इनको सनराइज बूस्टर और एंकर बूस्टर दिया गया है फर्स्ट 3 यूनिट्स को जो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स में निवेश करते हैं। 1000 करोड़ से ज्यादा वो निवेश करते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको इसमें दिए गए हैं साथियों। अब हम बात करें इसमें, अब मैं एक आपको मेरी पीपीटी के माध्यम से बताता हूं कि मैंने जो पीपीटी तैयार की है बेसिकली एक एज होल मैं आपको बता देता हूं। बेसिक सारी चीजें तो मैं आपको इस ब्रोशर के माध्यम से बता ही चुका था, फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसका उद्देश्य संतुलित, तीव्र और सतत विकास को प्रोत्साहन देना है। साथ में 2 चीजें हमने जोड़ दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना है, दूसरा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को भी रिड्यूस करना है। ये सारी चीजें हो गई। 8 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च है, लेकिन 18 अक्टूबर को लॉन्च हुई है, उसके बाद की चीजें होनी चाहिए। पात्र उद्यम आपके न्यू एंटरप्राइजेज और एक्सपेंशन के एंटरप्राइजेस में शामिल है। अपात्र उद्यम मैंने आपको बता ही दिया है, तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, गोमांस प्रसंस्करण व्यापार, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित, ये आपके अपात्र में माने गए हैं। 7 आपके सेक्टर्स इन्होंने बता दिए गए हैं। मैन्युफैक्चर कौन होंगे? जो 50 करोड़ से प्लस इन्वेस्टमेंट करते हों। 50 करोड़ से 300 करोड़ तक तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका लार्ज एंटरप्राइजेज। 300 से 1000 करोड़ तक का क्या कहलाएगा साथियों? ये कहलाएगा आपका मेगा एंटरप्राइजेज। और 1000 करोड़ प्लस आप करते हैं इंसेंटिव, ये कहलाएगा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट। ये दे रखा है इसमें। थ्रस्ट सेक्टर 21 थ्रस्ट सेक्टर्स दे रखे हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। तीसरा सर्विस सेक्टर्स की हम बात करें, सर्विस सेक्टर्स में ये चीजें 50 करोड़ से 25 करोड़ रह जाएगी, बाकी सब एज इट इज रहेगा। इसमें 15 थ्रस्ट सेक्टर्स को शामिल किया गया है। सनराइज सेक्टर्स की हम बात करें तो 11 सनराइज सेक्टर्स हैं जो उभरते हुए उद्योग हैं जो हमारे राज्य के लिए बहुत आवश्यक हैं। इनको बारे में बताया गया। एमएसएमई जो 50 करोड़ से कम का जिनका मशीनरी में निवेश हुआ एमएसएमई माना गया है। स्टार्टअप्स में आपको ये बताई दिया गया है कि जो हाई ग्रोथ के हैं, जो एक स्टार्टअप के रूप में उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा रजिस्टर्ड है। और राजस्थान का ब्रोंज क्यू रेट सिस्टम, उसको ब्रोंज क्यू रेट सिस्टम कम से कम प्राप्त हो, वही स्टार्टअप्स के बेनिफिट्स ले सकता है। तीसरा हमने औद्योगिक इंफ्रा के बारे में बता ही दिया, और भी हम बता देंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या ग्लोबल कंफर्मेशन सर्टिफिकेट्स लेने में या टेस्टिंग लैब में कोई इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका भी ये बेनिफिट्स इसमें दिया जा रहा है साथियों। अब हमने ये तय किया है, मतलब आप जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं या नए इन्वेस्टर्स हैं या कोई कंसल्टेंट है या सीए एडवोकेट है, तो इसको आप देख सकेगा। आज को एज होल आपको पता लग जाएगा। इसमें इंसेंटिव्स के हमने प्रकार तय किए हैं साथियों। 3 प्रकार हैं। एक तो सेक्टोरल नीड्स है, एक स्टेट प्रायोरिटीज है, एक फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इन्वेस्टर्स है। स्टैंडर्ड इंसेंटिव पैकेज जो सेक्टोरल नीड्स के 7 प्रकार के सेक्टर हमने पढ़े हैं, उनको स्टैंडर्ड इंसेंटिव पैकेज दिया जा रहा है। ये स्टैंडर्ड इंसेंटिव पैकेज 1, 2, 3 और 4 प्रकार से दिया जा रहा है। और 5वां आपका एडिशनल है, एड ऑन है। इसमें एड ऑन तो इसमें भी रख दिया, एड ऑन यहाँ भी है, एड ऑन हो रहा है। तो इसमें परिसंपत्ति में स्टेट जीएसटी में छूट है, कैपिटल सब्सिडी है, टर्नओवर लिंक्ड सब्सिडी है। 3 प्रकार के मैं बता चुका हूँ। टॉपअप में भी मैं आपको बता चुका था कि एम्प्लॉयमेंट बूस्टर, थ्रस्ट बूस्टर, एंकर बूस्टर और इंटरेस्ट सबवेंशन इसमें दिया जा रहा है, जिसको हम टॉपअप कह सकते हैं। स्पेशल इंसेंटिव्स में एडिशनल ये दिया जा रहा है कि आप फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट मॉडल, जो मैं बता चुका हूँ आपको। पावर इंटेंसिव सेक्टर्स को इंसेंटिव दिया जा रहा है। मदर एंसिलरी का मतलब यह है कि 50 किलोमीटर के दायरे में कोई एंसिलरी यूनिट लगती है, उनको स्पेशल बेनिफिट्स इसमें दिए जा रहे हैं। आपका रिम्बर्समेंट और एग्जाम्पशंस में आपको बता चुका हूँ। विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क, स्टैम्प ड्यूटी, कन्वर्जन चार्जेस में 100% की छूट है। अलग अलग प्रकार का इंसेंटिव्स है। दूसरा इसमें स्टेट प्रायोरिटीज में 3 प्रकार के हैं। ग्रीन ग्रोथ इंसेंटिव्स है, एक्सपोर्ट प्रमोशन है,
कैपेबिलिटी डेवलपमेंट्स है। इसमें पर्यावरणीय इंफ्रा का मैं आपको बता चुका हूँ, सीटी, सीटीओ, आप ZLD, ETP, CTP लेते हैं। ट्रांसमिशन एंड व्हीलिंग चार्जेज में छूट है। कैपिटी को 25% फ्रेट चार्ज में छूट दी गई है। एक्सपोर्ट प्रमोशन में प्रथम बार या निर्यातकों को छूट दी गई है। कैपेबिलिटी में आपको स्किल एंड ट्रेनिंग और IP क्रिएशन पे मैं बता चुका हूँ आपको। और फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इन्वेस्टर्स में कस्टमाइज पैकेज, जो 3 प्रकार के पैकेज हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये 3 प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इन्वेस्टर्स दिया गया है। बेसिक्स चीजों को यदि ये बात समझ गए आप तो रिप्स समझ गए, रिप्स समझ गए। तो इस बात को, इस पेज को समझने का मतलब रिप्स समझना। दूसरा हम बात करें 3 टियर प्रोत्साहन है। इसमें 3 प्रकार के इंसेंटिव्स की बात की गई है रिप्स में। पहला तो स्टैंडर्ड इंसेंटिव्स पैकेज है, जो ये 7 प्रकार के सेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम बता चुके हैं, इनको ये बात दी जा रही है। एड ऑन इंसेंटिव्स में क्या दिया गया है कि इनको स्टैंडर्ड पैकेज के साथ में यदि स्टेट प्रायोरिटीज का कामकाज करते हैं तो 3 प्रकार के इंसेंटिव्स इसमें दिए जा रहे हैं। यदि फ्लेक्सिबिलिटी 5 एक निर्धारित निवेश से ज्यादा निवेश करते हैं तो उसको सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम पैकेज के लाभ दिए जा रहे हैं। तो ये आपको बेसिक्स इंसेंटिव्स आ जाएंगे। जब भी एग्जाम्स में ऐसे सवाल आएंगे तो आपको किस प्रकार से जवाब देना है। तीसरा MSME सेक्टर्स। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे राज्य में भी 95% MSMEs है। और MSME का डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार की क्या प्रायोरिटीज है। सबसे पहले हम जानें कि MSME की परिभाषा होती क्या है, डेफिनेशंस क्या है। इसमें 3 प्रकार के उद्यम आते हैं, एक तो माइक्रो, एक स्मॉल और एक तीसरा मीडियम, जिसको MSME कहते हैं, इस माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज। तो मशीनरी में निवेश, यदि माइक्रो एंटरप्राइजेस किसे माना जाएगा, जो 1 करोड़ तक मशीनरी में निवेश करता है या उसका 5 करोड़ तक टर्नओवर है, वो माइक्रो एंटरप्राइजेस में माना जाता है। दूसरा, यदि 10 करोड़ तक का मशीनरी में निवेश है और 5 करोड़ से 50 करोड़ तक का, या उसकी सेल 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है, तो स्मॉल माना जाएगा। यदि 10 करोड़ से 50 करोड़ तक की मशीनरी में निवेश है लेकिन 50 करोड़ से 250 करोड़ तक वो क्या है, टर्नओवर है उसका, तो मीडियम में माना जाएगा। लेकिन आप ये देखिए किसी एंटरप्राइजेज का मान लो 40 करोड़ तो मशीनरी में निवेश है लेकिन यहाँ 270 करोड़ टर्नओवर हो गया, तो वो MSME की परिभाषा से निकल के लार्ज एंटरप्राइजेज में चला जाता है। साथियों, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। दूसरा, ये परिभाषाएं भी शायद इस बार RS मेंस में पूछा गया है कि ये किस तरीके की बातें हैं। अब पात्रता कौन रखेंगे इसमें? पात्रता वो रखेंगे ऐसे उद्यम जिनका निवेश 25 करोड़ से अधिक है, वे या तो MSME श्रेणी का लाभ ले सकते हैं, MSME के जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं ले सकते हैं, जहां उसको लाभ दिखे, वो चॉइस है उसकी, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो लार्ज परियोजना के सेक्टर से 50 से 300 करोड़ रुपए के विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। तय उसको करना है कि चॉइस कहाँ जानी है। दूसरा है कि MSME श्रेणी के अंतर्गत मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए सालाना लाभ दे है, मतलब आप 5 साल 7 साल लाभ लेंगे तो 5 करोड़ से ज्यादा बेनिफिट्स 1 साल में किसी भी MSME एंटरप्राइजेज को नहीं दिया जाएगा। ये ड्रॉप ब्रेक है यदि ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, वो चाहता है कि साहब मैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का लाभ नहीं भरा, मैं तो MSME का है। ये चीज आपको देख लेना है, ये एक कंसल्टेंट को, CA को, एडवोकेट को बतानी है कि लाभ कहाँ है। तीसरा आपका ऐसे MSME जो सर्विस सेक्टर्स में, कौन सा, IT एंड IT एनेबल्ड सर्विसेज में जाते हैं, या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में जाते हैं, या टूरिज्म में जाते हैं, या एंटरटेनमेंट में जाते हैं, फिल्म सिटी, कॉमन यूटिलिटी सेंटर बनाते हैं, प्लग एंड प्ले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सोशल इंफ्रा डेवलप करते हैं, हेल्थ केयर में या हायर एजुकेशन में, वोकेशनल ट्रेनिंग में, स्पोर्ट्स एकेडमी में, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज में, या एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटीज में निवेश करते हैं, वो भी MSME का लाभ ले सकते हैं। सातवां हम बात करें कि जो MSME को क्या इंसेंटिव्स हैं, इस चीज को देखने की जरूरत है। एक तो ACI है साथियों, एसेट्स क्रिएशन इंसेंटिव, जिसको हम स्टैंडर्ड पैकेज कह सकते हैं। दूसरा टॉपअप है साथियों, टॉपअप में आपका क्या है, इंटरेस्ट सबवेंशन है। तीसरा आपका क्लस्टर इंसेंटिव्स है। चौथा आपका छूट, एग्जेम्पशंस, रिएम्बर्समेंट है। पांचवा आपका स्पेशल इंसेंटिव्स है। ये 5 प्रकार के इंसेंटिव्स आपको दिए जा रहे हैं। MSME को 5 प्रकार के इंसेंटिव्स हैं। तो पहला इंसेंटिव है असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव्स। असेट्स क्रिएशन का मतलब आप बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी में निवेश करते हैं
तो आपको स्टेट जीएसटी में 75% की छूट 10 साल तक मिलेगी, जो अभी तक 7 साल तक मिलती थी। दूसरा हम बात करें कैपिटल सब्सिडी। कैपिटल सब्सिडी में मतलब ये कि आप बिल्डिंग मशीनरी में निवेश करते हैं तो उसका 50% तक की छूट दी जा रही है 2 सेक्टर्स में। पहला सेक्टर्स तो है प्लास्टिक उत्पादों का वैकल्पिक विनिर्माण आप करते हैं, अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसको 50% जो लागत आई है उसका या अधिकतम 40 लाख रुपए की छूट इसको दी जा रही है। दूसरा एग्रो और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आप कामकाज करते हैं तो 50% की छूट या अधिकतम 1.5 करोड़ का लाभ इसमें दिया जा रहा है। दूसरा हम बात करेंगे इसके अलावा आपको टॉप अप क्या मिल रहा है, ये तो मिलेंगे। आपको एक बेनिफिट ये मिल गया स्टेट जीएसटी का, दूसरा बेनिफिट आपको कैपिटल सब्सिडी का मिल गया, तीसरा आप इंटरेस्ट सबवेंशन भी ले सकते हैं। यदि आपकी मशीनरी पर 5 करोड़ तक का ऋण है तो 6% इंटरेस्ट सब्सिडी आपको मिल जाएगी। इसको यूं कहिएगा कि मान लीजिए आपका 6 करोड़ रुपए मशीनरी पर ऋण है, तो इसको टेलीस्कोप्ड स्तर पर मिलेगा। 5 करोड़ का कितना हो गया, 6%, 5 का 30 लाख रुपया, 30 लाख रुपए सालाना ये हो गया। और 1 करोड़ का 4% कितना हुआ, 4 लाख रुपए सालाना, 4 लाख रुपए मतलब 34 लाख रुपए का बेनिफिट उसको 1 साल में मिलेगा साथियों। ऐसे ये नहीं है कि वो 5 करोड़ से ऊपर के दायरे में आ गया तो 6% के मिल गया, नहीं जी, 6 चौका 24 लाख रुपए देंगे। 24 लाख में और 34 लाख में अंतर है। ऐसी गणित यदि कोई करता है तो आरएस की तैयारी कर सकता है वो। ऐसी गणित आपकी होनी चाहिए, फिक्स होना है। एम्प्लॉयमेंट बूस्टर देना है, कितना देना है जी, इसने 20 व्यक्तियों को रोजगार एक्स्ट्रा दिया है, पहले इसके 80 थे अब 20 हो गए तो कितना परसेंट हो गया, कोई कहते नहीं सब 20% दे दो, कोई कहते नहीं 16% होगा, कोई नहीं 25% होगा। तो ये आपको तय करना है, ये गणित है, इस गणित को समझना है। तो ये चीज हो गई। ब्याज में छूट 7 साल तक दे है, पहले 5 साल हुआ करती थी, अब 7 साल कर दी। लेकिन यदि खादी एंटरप्राइजेज है तो उसको 10 साल तक ये ब्याज में छूट दी जाएगी यदि ऐसा लाभ ले रहे हैं तो। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में जो राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति 2024 में आ रही है उसके अंतर्गत यदि वो लगते हैं, पर्यटन यूनिट लगती है या एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगती है तो उसको 25 लाख तक के ऋण पर 6% की जगह 7% इंटरेस्ट सबवेंशन दे होगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा क्या क्या दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि छूट 100%, विद्युत शुल्क 100%, मंडी शुल्क 100%, स्टैंप ड्यूटी 100%, कन्वर्जन चार्जेज में छूट मिलेगी। स्पेशल इंसेंटिव्स में क्या है, इसमें एम्प्लॉयमेंट सृजन अनुदान है। यदि कोई एंटरप्राइजेज अपने एम्प्लॉयज का ईपीएफ या ईएसआई काटता है तो उसमें 50% की छूट इसमें दी जा रही है, 7 साल तक दी जा रही है। फंड रेजिंग इंसेंटिव्स में यदि कोई एमएसएमई इकाई पब्लिक मार्केट में मतलब एनलिस्टेड होना चाहती है, सेकेंडरी मार्केट में एनलिस्टेड होना चाहती है, शेयर बाजार में एनलिस्टेड होना चाहती है, उसमें जो लागत आएगी प्रक्रिया लागत उसका 50% या अधिकतम 5 लाख तक ये छूट दी जाएगी। यदि क्लस्टर्स भी इंसेंटिव है, यदि कोई माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज 20 या 20 से अधिक इकाई एक ही जिले में एक ही जैसा कामकाज करती हो या एक ही जगह कामकाज करती हो तो उसका जो एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनता है उस पर यदि उस कॉमन फैसिलिटी सेंटर पे ऋण लेता है 10 करोड़ तक का, उसको 5% ब्याज अनुदान दिया जा रहा है इसमें। और भी इस प्रकार के बहुत तेरे सब्सिडी दी जा रही है। अब इंडस्ट्रियल इंफ्रा इंसेंटिव हमने इसलिए दिया है कि हर आदमी चाहेगा कि हम ये बेनिफिट्स मिले हमें, क्योंकि सबसे लाभ का सौदा है। इसमें ये बताया गया कि लॉजिस्टिक्स इंफ्रा में बताया गया है। ये लॉजिस्टिक इंफ्रा क्या है, बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि आप लॉजिस्टिक्स में कामकाज करते हैं या आपको इंडस्ट्रियल एरिया आप बनाते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें 25 एकड़ या 30 एकड़ न्यूनतम जमीन होनी चाहिए तो ही आप बना सकते हैं। 25 एकड़ 30 एकड़ कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 के लिए थोड़ी सी कम दी गई है, 5 एकड़ 10 एकड़ की। तो हम लॉजिस्टिक हम वेयर हाउसेज कोई बनाता है तो कम से कम 2 करोड़ रुपए उसका निवेश होना चाहिए और 25% उसको कैपिटल सब्सिडी जो लागत आएगी उसका 25% लाभ दे दिया जाएगा। लेकिन ये 15 करोड़ से ज्यादा वार्षिक लाभ नहीं होगा, इस बात को हमें देखनी है। तीसरा, इसमें दोनों में से कैपिटल सब्सिडी में से या ब्याज अनुदान में से एक ले सकता है वो लाभ।
ब्याज अनुदान में से एक लाभ ले सकता है। कौन सा लेगा? वो तय करेगा कि उसको लाभ कहाँ है। उसको 7% इंटरेस्ट सब्सिडी दी जा रही है, 50 लाख रुपया सालाना उसको मैक्सिमम लाभ दिया जा सकता है। मतलब यूं कहें कि हम 7% के हिसाब से 5-7-35 3.5 करोड़ रुपए का लाभ मैक्सिमम दिया जा सकता है, और 15 करोड़ रुपए इसका अनुवार्षिक सीमा है 15 करोड़ रुपए, मैक्सिमम 15 करोड़ का यहाँ उसको लाभ दिया जा सकता है। यदि सिलो वेयर हाउसेज जैसा ही सिलो होता है गोडाउन्स का, जहां आवाजाही होती है, तो उसमें मिनिमम 15 करोड़ रुपए का निवेश होना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज के लिए 2 करोड़ होना चाहिए। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स के लिए 50 करोड़ होना चाहिए। इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक पार्क के लिए 50 करोड़ होना चाहिए। ये इनलैंड कंटेनर डिपो के लिए 50 करोड़ होना चाहिए। अब कंटेनर फ्रेट स्टेशन के लिए 50 करोड़ होना चाहिए। एयर फ्रेट स्टेशन के लिए 50 करोड़ होना चाहिए। कार्गो टर्मिनल के लिए 50 करोड़ होना चाहिए। ट्रकर पार्क मतलब एक ट्रांसपोर्ट यूनिट लगाता है, तो उसके लिए 5 करोड़ रुपए होने चाहिए। इन सबको या तो 25% एक मुश्त अनुदान ले ले वो, या फिर ब्याज में 7% की छूट इस तरीके की सीमा में ले सकता है। मतलब ये सारे बेनिफिट्स हम आपको दे रहे हैं साथियों। राजस्थान सरकार ये सारे बेनिफिट्स आपको दे रही है, तो मतलब आप जल्दी से जल्दी लाभ लीजिए इनका। यदि आप लाभ लेते हैं तो एक अलग ही आनंद आएगा, और हमें खुशी होगी कि हमने किसी का भला करने में सहायता की है। तो ये लाभ आपको मिलने वाले हैं। तो कैसा लगा आपको ये राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम्स के बारे में बातें, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चाहते हैं कि रिप्स में एक एक बात हमें बताई जाए, रिप्स पॉलिसी के अंतर्गत बताया जाए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपको पूरी पॉलिसी बिल्कुल आसान शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। और देखते रहिएगा एथिका एजुटेक। धन्यवाद।